Hello students, we had been studying about first chapter of our history, and today we shall study about some points such as strategies for preparing materials, contact with distant lands, about seals, scripts and weights, about ancient authority, and about places and kings. So let us start from strategies for procuring materials. Strategies for procuring materials. It means the policies related to achieve goods and materials. मतलब माल प्राप्त करने संबंधी विशेष जो नीतियां थी वो कैसी. फर्स्ट ऑफ ऑल, procured from the subcontinental and beyond. मतलब कहाँ से प्राप्त की जाती थी? Procured from the subcontinental and beyond, यानी कि वो उपमहाद्वीप और उसके आगे से भी ये चीजें प्राप्त की जाती थी. देखिए, the Harappan procured materials for craft production in various ways. जो हड़प्पा वासी थे, इन शिल्प कलाओं के लिए जो मटेरियल थे वो कई तरीकों से प्राप्त करते थे, कई जगहों से प्राप्त करते थे. टेराकोटा टॉय मॉडल्स ऑफ बुलक कार्ड्स suggest that this was one important means of transporting goods and people across land routes. जो आर्कियोलॉजिस्टों ने जो है पाई हैं चीजें, टेराकोटा के बने हुए मॉडल्स जिन पर बुलक कार्ट्स के निशान बने हुए हैं, वो इस बात का संकेत देते हैं बेटा कि दिस वाज वन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग. यातायात का यह बहुत महत्वपूर्ण साधन था. किसका? फॉर गुड्स एंड पीपुल, यानी सामानों का और मानवों के आवागमन के लिए सबसे अच्छा साधन यही था, जो बैलगाड़ियों के निशान मिले, संकेत मिले. कहाँ पे? ये अक्रॉस द लैंड रोड्स, धरातली मार्गों पर आवागमन के सबसे अच्छे साधन जो है वो बैलगाड़ी. ठीक है, नेक्स्ट चलते हम. Another strategy for procuring raw materials may have been to send expeditions which established communication with local communities. Another strategy for procuring raw materials may have been to send expeditions. यानी जो माल प्राप्त करने की जो दूसरी नीति थी वो क्या थी? They used to send expeditions, यानी वो अभियान दल भेजा करते थे. मतलब एक ग्रुप जाता था लोगों का और वो क्या करते थे? Which established communication with local communities. जो अभियान दल वहाँ के लोकल कम्युनिटीज जो थी उनसे अपना कम्युनिकेशन यानी संपर्क बना लेते थे. इसके बाद जो है माल प्राप्त करते थे. नेक्स्ट चलते हैं बेटा. कॉन्टेक्ट विथ डिस्टेंट लैंड्स, यानी सुदूर के क्षेत्रों से संपर्क. ठीक है, चलिए. आर्कियोलॉजिकल फाइंड सजेस्ट, जो हमारे पुरातत्ववेत्ता हैं उनकी खोजें इस बात का संकेत देती हैं. What are they indicating? They suggest that the copper was also probably brought from Oman on the southeastern tip of Arabian Peninsula. मतलब ये संकेत देते हैं कि कॉपर का भी आयात किया जाता था. कहाँ से? फ्रॉम ओमान, ओमान देश से. ओमान देश कहाँ पे था? ऑन द साउथ ईस्टर्न टिप, दक्षिण पूर्वी छोर पर था. किसके? ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला, यानी अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी छोर पर ओमान देश जो स्थित है वहां से कॉपर का जो है आयात किया जाता है. नेक्स्ट चलते हैं हम. मेसोपोटामियन टेक्स्ट dated to the 3rd millennium BCE referred to copper coming from a region called Magan. Perhaps a name for Oman.
देन ये क्या कह रहा है? मेसोपोटामियन टेक्स्ट डेटेबल टू द 3rd मिलेनियम BCE, ठीक है, यानी 3री सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में मेसोपोटामियन के जो लेख है ना, वो इस बात को बताते हैं, संकेत देते हैं कि मगान, परहैप्स ए नेम फॉर ओमान, मगान जो शायद ओमान के लिए प्रयोग किया जाता था, नाम था मगान, नाम जो है जो ओमान देश के लिए यूज किया जाता था, वहां से तांबे का आगमन होता था, इस बात के संकेत में, है ना। जो मेसोपोटामियन के लेख हैं उसमें 3री सहस्त्राब्दी के, उससे ये पता चलता है कि कॉपर का आयात होता था मगान से, और मगान क्या था? और इट वाज द नेम ऑफ ओमान कंट्री, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अदर आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स इंक्लूड हड़प्पन सेल्स, वेट्स, dice and weights, which suggest contacts with regions named Dilmun, probably the island of Bahrain, Megan and Meluha, possibly the Harappa region, ठीक है। क्या कह रहा है? अदर आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, और जो हमारी दूसरी पुरातात्विक खोजें हैं जो मिली हैं पुरातत्ववेत्ताओं को, इंक्लूड, जिसमें शामिल है कौन कौन से? हड़प्पन सेल्स, हड़प्पा काल की मोहरें, वेट्स माप, डाइस पासे, एंड बेट्स और मनके, विच सजेस्ट, जो इस बात का संकेत देती हैं, कॉन्टेक्ट विद रीजन्स, उन क्षेत्रों से संपर्क था। किन क्षेत्रों से? नेम्ड दिलमुन, जिसमें ये नाम थे शामिल कौन? दिलमुन। दिलमुन क्या था? दिलमुन प्रोबेबली द आइसलैंड्स ऑफ बहरीन, शायद ये बहरीन द्वीप का एक उपनाम था दिलमुन। मेगान यानी कि ओमान, एंड मेलुहा, और मेलुहा पॉसिबली द हड़प्पा रीजन, और शायद ये हड़प्पा क्षेत्र से जो है रिलेटेड। यहाँ से जो है ये चीजें मिलती हैं, सेल्स, वेट्स, डाइस एंड वेट्स, है ना। यानी इन स्थानों से संपर्क था, कहाँ से? दिलमुन से, मेगान यानी कि ओमान से, मेलुहा, इन सब से जो है संपर्क था। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। इट इज लाइकली दैट कम्युनिकेशन विद ओमान, बहरीन और मेसोपोटामिया वॉज बाई सी, और ऐसा प्रतीत होता है कि निश्चित है, इट इज लाइकली दैट कम्युनिकेशन विद ओमान, बहरीन और मेसोपोटामिया वॉज बाई सी, निश्चित है ये बात कि उस समय का जो संपर्क था वो किससे था? बाई सी, समुद्र के द्वारा था। ओमान से, बहरीन से या मेसोपोटामिया से जो भी संपर्क होता था वो समुद्री मार्ग से होता था, ठीक है ना, वो सब समुद्री मार्ग से होता था। मेसोपोटामियन टेक्स्ट रिफर टू मेलुहा एज ए लैंड ऑफ सीफेयरर्स। मेसोपोटामियन टेक्स्ट, जो मेसोपोटामिया के लेख हैं, इस बात का संकेत देते हैं क्या? तो मेलुहा एज ए लैंड ऑफ सीफेयरर्स, कि मेलुहा जो कंट्री थी, दैट वाज कॉल्ड द कंट्री ऑफ सीफेयरर्स, यानी कि नाविकों का देश माना जाता था, ठीक है, वो नाविकों का देश माना जाता था मेलुहा को, यानी समुद्र के उस पार। बिसाइड्स वी फाइंड depictions of ships and boats on seals also, इसके अलावा जो मोहरें हमको मिली वहां पे, उनमें शिप्स और बोट्स, जहाजों के और नावों के उस पे चिन्ह भी मिले हैं, ठीक है ना। तो ये बातें, ये चिन्ह जो है इस बात का संकेत देते हैं कि वहां पे ट्रांसपोर्टिंग जो थी वो बाई सी चलती थी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सेल्स, एस्केप्स एंड वेट्स, ठीक है, सेल्स, escapes and weights. Sales and selling were used to facilitate long distance communication. देखो क्या कह रहा? सेल्स एंड सेलिंग यानी कि मोहरें और मोहरों का बनाना, were used to facilitate long distance communication,
यानी लंबी दूरी को सुचारू रूप से बनाने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए लंबी दूरी को मुहरों का प्रयोग किया जाता था। द सीलिंग ऑल्सो कन्वेड द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर। और जो सीलिंग थी, जो मोहरें लगाई जाती थी, वो सेंडर्स की आइडेंटिटी को भी इंडिकेट करती, यानी माल भेजने वाला कौन है उसके बारे में ये स्पष्ट कर देती थी। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, एन एंजीमेटिक स्क्रिप्ट, यानी ए मिस्टीरियस स्क्रिप्ट, एक बड़ी रहस्यमयी स्क्रिप्ट, ठीक ना। व्हाट वाज दैट? लेट अस सी। हड़प्पन सेल्स यूजुअली हैव ए लाइन ऑफ राइटिंग। हड़प्पन सेल्स यूजुअली हैव ए लाइन ऑफ राइटिंग probably containing the name and title of the owner। ठीक है, यानी जो हड़प्पन सील्स मिली हैं उसमें प्रायः एक लाइन पाई गई है, लिखी हुई एक लाइन पाई गई है अक्षरों की। वो क्या रही होगी? probably containing the name and title of the owner। निश्चित रूप से उस माल के ऑनर की, उस मटेरियल के ऑनर की, मालिक का नाम और उसकी उपाधि का उल्लेख रहा होगा, जिसे हम लोग समझ नहीं पाए आज तक। स्कॉलर लोग समझ नहीं पाए कि व्हाट वाज दैट रिटन अबाउट, बट दे गेस दैट surely that would be about the owner, about his name and his title। ये बात बताते हैं लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। स्कॉलर्स हैव आल्सो सजेस्टेड, और हमारे विद्वानों ने इस बात का भी संकेत दिया था, that the motif generally an animal, that the motif means बेटा a figure, a special figure, generally an animal, एक विशेष फिगर बना होता था मोहरों पे, और उसमें प्रायः जो है एक जानवर का फिगर रहा होता था। conveyed a meaning to those who could not read। मतलब समझना बेटा, इसका मतलब ये, scholars have also suggested that the motif यानी कि फिगर generally an animal conveyed a meaning to those, उन लोगों के लिए संकेत के रूप में एक फिगर बनाया जाता था। मुहर एक चित्र बना होता था, और वो चित्र किसका होता था? जनरली एन एनिमल, प्रायः किसी जानवर का बनाते थे। किसके लिए बनाते थे, किसके लिए यूज करते थे? वो यूज करते थे टू दोज हु कुड नॉट रीड, उन लोगों के लिए जो अनपढ़ थे, जो पढ़ नहीं सकते थे, उनके लिए एक फिगर यूज करते थे मुहर के रूप में, ठीक है, ताकि वो समझ जाए। नेक्स्ट चलते हैं। मोस्ट इंस्क्रिप्शंस आर शॉर्ट। ज्यादातर जो है इंस्क्रिप्शंस थी वो छोटी थी। while the long containing about 26 signs, जबकि लंबी जो इंस्क्रिप्शंस थी उनमें 26 संकेत, 26 चिन्ह। although the script remains undeciphered to date, कह रहा है कि although the script remains undeciphered to date, हालांकि वो जो स्क्रिप्ट है आज तक की, मतलब we could not understand that what was written on those inscriptions, यानी उन इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा था, we could not understand until today, आज तक हम समझ नहीं पाए। It was evidently, लेकिन एक बात क्लियर थी, क्या थी? It was evidently, एक बात क्लियर थी, not alphabetical, कि वो that was not in a systematic alphabetical process, जैसे हम लोग स्वर व्यंजन के रूप में लेटर्स को लिखते हैं, उस टाइप की तो वो नहीं थी। As it has just too many signs, क्योंकि उसमें अक्षर नहीं थे बल्कि कई ढेर सारे संकेत थे। Somewhere between 375 and 400, जैसे कि कहीं कहीं उनमें जो चिन्ह मिले हैं 375 से लेकर के 400 फिगर तक मिले हैं, मतलब अक्षर नहीं थे बल्कि वो संकेत थे। And the script was written from right to left, और एक बात और थी, जो स्क्रिप्ट थी वो ये पता चला that was written from right to left, कि वो दाहिने से बाईं तरफ को लिखी जाती थी।
नेक्स्ट चलते हैं बेटा वेट्स यानी माप। एक्सचेंजेस वेयर रेगुलेटेड बाय ए प्रिसाइज सिस्टम। ठीक है, वेट्स स्कॉलर्स ये वेट्स एक्सचेंजेस वेयर रेगुलेटेड। एक्सचेंजेस का मतलब बेटा परचेजिंग एंड सेलिंग, यानी कि जिसे हम क्रम विनिमय कहते हैं, आदान प्रदान। ठीक ना, उस समय जो है पैसों को लेकर के जो है क्रम विनिमय नहीं होता था। दैट वॉज रेगुलेटेड एज इन द फॉर्म ऑफ एक्सचेंज, यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ करता था प्रायः। तो वो कैसे था? वो था बाय ए प्रिसाइज सिस्टम। प्रिसाइज सिस्टम का मतलब बेटा ए गुड मेथोडिकल प्रोसेस। प्रिसाइज का मतलब है इन ए वेरी एक्चुअल सिस्टम, मतलब एक्सचेंज जो था वो कैसे होता था? बहुत अच्छे तरीके से होता था। ठीक ना, exchanges were regulated by a precise system of weights, usually made of a stone called chart. वो प्रायः जो है एक पत्थर से बनाए होते थे, वो जो माप होते थे जिन्हें चार्ट कहते थे, उन मापों को हम चार्ट कहते थे। एंड जनरली क्यूबिकल विद नो मार्किंग। और वो कैसे होते थे? वो क्यूबिकल होते थे, घनाकार होते थे, विद नो मार्किंग, उस पर कोई चिन्ह नहीं बने होते थे, कि केवल वो घनाकार होते थे और वो सॉलिड हुआ करते थे। ठीक ना, जिन्हें हम चार्ट कहते थे। चलिए नेक्स्ट, मेटल स्केल पेन्स। मेटल स्केल पेन्स का मतलब है धातु से बने हुए तराजू। ठीक ना, मेटल स्केल पेन्स हैव आल्सो बीन फाउंड। उस समय जो है धातु के बने हुए तराजू भी मिले हैं, जैसे हम लोग आजकल देखते हैं पलड़े होते हैं ना, वो तराजू वाले पुराने समय के वाले, जिसमें नीचे पेंस टाइप लगा होता है दोनों तरफ। ठीक है, एंशिएंट अथॉरिटी। अथॉरिटी मींस बेटा रोल, एक प्राचीन सत्ता। चलिए चलते हैं। There were indications of complex decisions being taken and implemented in Harappan society. ऐसे संकेत मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के समय के, हड़प्पा समाज के ऐसे इंडिकेशन मिले हैं, संकेत मिले हैं। कैसे? There were indications, ऐसे संकेत मिले हैं of complex decisions being taken, यानी जटिल से जटिल निर्णय भी लिए जाते थे। जटिल से जटिल निर्णय लिए जाते थे एंड इम्प्लीमेंटेड, और उन्हें जो क्रियान्वित भी कराया जाता था, यानी उसे जो है क्रियान्वित करा दिया जाता था। जो भी निर्णय लिए जाते थे उसे पीपल हैड टू फॉलो दोज डिसीजंस। इट मीन्स, इसका मतलब लोगों को उस नियम का पालन करना पड़ता था। ऐसे संकेत मिले हैं हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को। ठीक ना, नेक्स्ट है प्लेसेस एंड किंग्स। स्थान और शासक, राजा। ए लार्ज बिल्डिंग फाउंड एट मोहनजोदाड़ो वॉज लेबल्ड एज ए पैलेस। एक विशाल भवन मिला है मोहनजोदाड़ो की खुदाई में, जिसे महल का नाम दिया है बाय आर्कियोलॉजिस्ट। हमारे पुरातत्ववेत्ताओं ने उसे पैलेस का नाम दिया है। बट नो स्पेक्टुलर फाइंड्स वेयर एसोसिएटेड विद इट, लेकिन वहां पे इससे रिलेटेड देयर वर नो अदर लार्ज थिंग्स व्हिच वर रिलेटेड टू इट। इससे रिलेटेड कोई अन्य बड़ी सामग्री मिली नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया है दैट माइट बी द पैलेस फॉर द किंग्स। निश्चित रूप से वो राजा लोगों के लिए महल हुआ करता रहा, है ना। उस बिल्डिंग को उन्होंने ये नाम दिया। और A stone statue was labeled and continues. A stone statue was labeled, और एक पत्थर की मूर्ति बनी, उसे क्या उन्होंने नाम दिया, क्या लेबल किया? To be known as the priest king, ठीक ना। ए priest king का उन्होंने नाम दिया उस स्टैच्यू को, ठीक ना। और वो and continues to be known, और आज भी लोग इसी बात को मानते हैं, ठीक ना।
आज भी लोग इसी बात को मानते हैं कि निश्चित रूप से जो है वो राजा रहा होगा ना, प्रिस्ट किंग रहा होगा। ठीक है। सम आर्कियोलॉजिस्ट्स आर ऑफ द ओपिनियन, और हमारे कुछ पुरातत्ववेत्ताओं का यह मानना है दैट हड़प्पन सोसाइटी हैड नो रूलर्स, कि हड़प्पा समाज में कोई रूलर नहीं हुआ करता। Whereas other archaeologists feel, जबकि अन्य पुरातत्ववेत्ता इस बात को फील करते हैं क्या, that there was no single ruler, केवल एक शासक नहीं हुआ करता था, but several rulers, बल्कि कई शासक हुआ करते थे। जैसे मोहनजोदाड़ो had a separate ruler, मोहनजोदड़ो का जो है दूसरा अलग शासक होता था, हड़प्पा another, हड़प्पा का दूसरा शासक। यानी कुछ कहते हैं कि there was only a single ruler, while other archaeologists feel that there was not only a single ruler but there were several rulers. है ना? यानी every region had its own ruler, हर स्टेट का अपना अपना एक शासक होता था। खैर, while some believe, जबकि कुछ पुरातत्ववेत्ता इस बात पे विश्वास करते हैं that there was a single state, वो पूरा का पूरा साम्राज्य एक था, and there might be only a single ruler, वहाँ पे केवल एक ही सम्राट रहा होगा, है ना? And his decisions would have been to follow the people, और उसके निर्णयों को लोगों को पालन करना पड़ता रहा होगा। It is believed। तो आज बस इतना ही रखते हैं।